ईसीजीसी के पार्ट 2 में उसके कुछ फंक्शन और स्कीम की ईसीजीसी कैसी क्रियाएं करते हैं, यानी कि कह सकते हैं वर्किंग कैसे करता है उसके बारे में। तो चलिए फर्स्ट हमने कह सकते हैं कि फंक्शन और स्कीम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट्स, सेकंड है स्पेसिफाई पॉलिसी एक्सपोर्ट, थर्ड है फिनेंशियल गारंटी टू बैंक और फोर्थ है अदर स्पेशल स्कीम्स, राइट। तो ये सारी वर्किंग है किसकी, ईसीजीसी की। तो देखिए इसका क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वर्किंग ऑफ ईसीजीसी ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में, कार्य बताइए, ठीक है। भारत में ईसीजीसी की क्या क्रियाएं होती हैं उसको समझाइए। या फिर आपका जो एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि ऐसे ऑन ईसीजीसी कि एक निबंध लिखिए ईसीजीसी पे। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, उसको लेकर और सेकंड हम जो फंक्शन की बात कर रहे हैं उन दोनों मिलाकर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। चलिए फर्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टर, ये क्या होता है। ECGC has designed 4 types of standard policy to provide cover of shipment on short-term credit for the date of shipment and from the date of contract। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई गई है इसमें 4 टाइप्स की आप कह सकते हैं 4 टाइप्स की जो है उसमें रिस्क कवर होती है, या कह सकते हैं 4 टाइप्स की जो पॉलिसीज़ है वो इसमें बनाई जाती है। क्लियर है आपको। इसमें जो कह सकते हैं कि डेट ऑफ शिपमेंट वाली और डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इसमें जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मिलेगा वो मिलेगा डेट ऑफ शिपमेंट हो सकता है या फिर डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि कह सकते हैं लदान की तिथि से प्रारंभ हो सकता है। लदान जब आप शिपमेंट यानी जहाज में जब माल रखते हैं वहाँ से लेकर वो वहाँ की डेट हो सकती है। और दूसरा हो सकता है कि आपको निर्यात अनुबंध, जैसे ही आपने एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट किया है, आपने जो भी कॉन्टैक्ट किया है उसकी डेट से आपकी रिस्क कवर होना स्टार्ट हो जाती है। ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। इसमें मोस्टली इसमें जो आएगी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ में उसमें रिस्क जो कवर होगा वो 90% है वो ईसीजीसी के द्वारा कवर किया जाएगा। यानी कि 90% इसमें जो स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है उसमें आपको कितनी रिस्क कवर का मिलता है, 90% रिस्क कवर होता है। और 10% जो होता है वो एक्सपोर्टर के द्वारा सहन किया जाएगा। क्लियर है। तो 90% तो होगा ईसीजीसी के द्वारा और 10% होता है एक्सपोर्टर के द्वारा। ये किस में होगा, स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट। क्लियर है आपको। तो इसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है शिपमेंट कंप्रहेंसिव रिस्क, यानी कि एक जो पोत लदान व्यापक जोखिम पॉलिसी। इसमें क्या होता है, ये जो कवर करेगा इसमें कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों ही कवर की जाएगी। कहाँ से, डेट ऑफ शिपमेंट, जहाँ से आप जो है कह सकते हैं पोत लदान की तिथि से प्रारंभ हो जाएगी, यानी शिपमेंट की डेट से आपके रिस्क है वो कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि राजनीतिक जोखिम। देखिए जहाँ पे क्लियर है, जो शिपमेंट आगे वर्ड लिखा है ना वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि शिपमेंट की डेट से, ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें है शिपमेंट तो इसमें दोनों रिस्क कवर होगी, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। क्लियर है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेकंड वाले के नाम से, कि शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क को कवर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, इट कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट नाम है तो आपको आगे एक वर्ड याद रखना है, डेट ऑफ शिपमेंट, कि जब शिपमेंट की तारीख होगी वहाँ से आपका रिस्क कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेटिव रिस्क। बिल्कुल सही बात बता रहा है, व्यापक अनुबंध जोखिम। कंपेंसेटिव का मतलब है दोनों रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इट कवर बोथ टाइप्स ऑफ रिस्क, कॉमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सिंपल है कि वर्ड के आगे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट यानी अनुबंध, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कंपेंसेटिव रिस्क यानी इसकी पॉइंट में ही इसकी डिटेल है कि अनुबंध की तारीख से, निर्यात के अनुबंध की तारीख से ही यहाँ पर आपको व्यावसायिक एवं राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अनुबंध ध्यान रखना है, अनुबंध की तारीख से यानी अनुबंध की डेट से, कॉन्ट्रैक्ट की डेट से, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड में ध्यान रखना है शिपमेंट की डेट से। यहाँ पे आपको दोनों रिस्क कवर होगी, पॉलिटिकल रिस्क हो चाहे वो बिजनेस रिस्क हो।
बात करते हैं फोर्थ की, कॉन्टेक्ट और ब्रैकेट में है पॉलिटिकल रिस्क, राजनीतिक अनुबंध जोखिम। इसकी डिटेल बहुत ही ईजी रहेगी, क्या रहेगी, इट कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क, क्योंकि नाम ही है इसका, राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा देती है, और डेट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जो निर्यात अनुबंध होगा उसकी तिथि से। क्लियर है आपको? तो 4 स्टैंडर्ड पॉलिसी इसमें फर्स्ट में काउंट होगी। टॉपिक का इसमें नाम क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। फंक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर एक्सपोर्टर्स, स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो एक्सपोर्टर के लिए बनाई जाती है, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका फंक्शन है। ये शिपमेंट की डेट से होगा और साथ ही ये पॉलिटिकल और आपको बिजनेस रिस्क दोनों कवर करेगा। ये शिपमेंट की डेट से ही स्टार्ट होगा, बट ये सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क को कवर करेगा। ये कॉन्टैक्ट है, ये अनुबंध की तारीख से स्टार्ट होगा, यहाँ पे बिजनेस और पॉलिटिकल दोनों कवर होगी, और ये करेगा अनुबंध की तारीख से ही स्टार्ट होगा, बट इसी में सिर्फ राजनीतिक जोखिम को सम्मिलित किया जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये 4 टाइप की स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, या हम कह सकते हैं कॉमर्शियल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो देखिए, कॉमर्शियल रिस्क होती है उसमें मोस्टली हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जो पॉलिटिकल रिस्क कॉमर्शियल रिस्क होगी उसमें इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया इंसॉल्वेंसी ऑफ इम्पोर्टर, यानी कि आयातक के दिवालिया होने वाली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल रिस्क क्या होती है। तो कॉमर्शियल रिस्क में पहला पॉइंट आएगा इंसॉल्वेंसी। किसकी हो गई है? इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टर, यानी कि आयातक या खरीदार का दिवालिया होना। सेकंड आता है कि फेलियर ऑफ द बायर टू मेक पेमेंट ड्यू विथ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि जो आयातक है या खरीदार है वो अपनी मैच्योरिटी डेट पे या ड्यू डेट पे पेमेंट देने में, भुगतान करने में असमर्थ हो जाना। ठीक है, अपनी जो मैच्योरिटी डेट आई यानी परिपक्वता जो तिथि आई उस तिथि पे आयातक आपको भुगतान नहीं कर रहा है एक्सपोर्टर को। तो ये किसकी बात हुई? कॉमर्शियल रिस्क की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बायर फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, यानी कि जो आपका आयात करता है वो कुछ शर्तों पे कह सकते हैं सामान को स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में, गुड्स के या माल को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है या असफल हो जाता है। ये 3 बातें आएगी आपकी कॉमर्शियल रिस्क में। क्लियर है आपको? फर्स्ट था जो इम्पोर्टर है उसका इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया हो जाना, इम्पोर्टर का, आयातक का। सेकंड है ड्यू डेट पे जो पेमेंट है वो नहीं कर पाता है। और थर्ड है कि कुछ ऐसी सर्कमटेंस या कंडीशंस होती है देन वो एक्सेप्ट नहीं करता है गुड्स को। तो ये 3 पॉइंट आएंगे आपके कॉमर्शियल रिस्क में, वाणिज्यिक जोखिम में। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क क्या होती है। तो पॉलिटिकल में आप देखिए बहुत से पॉइंट होते हैं, जैसे ब्लॉकिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंड पेमेंट, यानी कि कह सकते हैं अकाउंट को ब्लॉक कर देना इंपोर्टर के देश में, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होना भुगतान पे, तो ये उसमें आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि जब इम्पोर्टर की कंट्री में उसकी गवर्नमेंट है या सरकार है, गवर्नमेंट के द्वारा उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना, उस पर प्रतिबंध लगा देना, किस पे? इम्पोर्टर पे। तो सबसे मेन जो पॉइंट आप जानते हैं पॉलिटिकल रिस्क का, राजनीतिक जोखिम का जो सबसे कॉमन पॉइंट है वो ये है कि जो इम्पोर्टर की कंट्री होती है उस कंट्री में आप देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफ़र करना होता है पेमेंट एक्सपोर्टर को वो नहीं कर पाता है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रतिबंध होता है। और देखते हैं कि वॉर की कंडीशन हो गई, सिविल वॉर होता है, रिवॉल्यूशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं युद्ध हो गया, शांति युद्ध हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है बायर की या कह सकते हैं इम्पोर्टर की कंट्री में जब दिक्कत आती है उसको पेमेंट करने में। क्लियर है आपको? और क्या क्या पॉइंट हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं कि देश में इम्पोर्टर का जो है, इम्पोर्टर कंट्री का, वो इम्पोर्ट का लाइसेंस अगर रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो भी दिक्कत आएगी उसको पेमेंट करने में। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की कंट्री में जो है वो शत्रुता की अगर कोई ऐसा कोई कारण है, एनिमी कंट्री हो गई है, तो आपको दिक्कत आ सकती है पेमेंट लेने में। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क में। और ऐसे आप जानते हैं कि जो नॉर्मली हम देखते हैं जनरली जो इंश्योरेंस कराते हैं उसमें इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है, तो बीमा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रिस्क है वो आती है पॉलिटिकल रिस्क में। तो आपको क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड पॉलिसी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की, स्पेसिफाई पॉलिसी एक्सपोर्टर्स के सपोर्ट के लिए।
देखिए, इसमें विशिष्ट पॉलिसी का मतलब हो गया कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए और उसको प्रोत्साहन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो उसके फंक्शन के लिए होती हैं। जैसे हम कैपिटल गुड्स को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट हो गया। टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब जो फिनिश गुड्स होते हैं, जो फिनिश बिल्कुल तैयार है आपका, उसके लिए, या कंस्ट्रक्शंस वर्क हो गया, उनके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनाई गई हैं, राइट। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, फॉर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यानी आपूर्तिकर्ता संपर्क। देखिए, इस पॉलिसीज में क्या होगा कि 180 डेज से ज़्यादा माल आपूर्ति के लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि जो सप्लाई पीरियड होगा, सप्लाई पीरियड ऑफ गुड्स, वो कितना मिलेगा, 180 डेज से ज़्यादा के लिए आपको सपोर्ट करेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड पॉलिसी का जो टाइम पीरियड था वो था 180 दिन, यानी 180 डेज के लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। साथ भी आपको ये भी याद रखना है कि उन्हीं एक्सपोर्टर को मिलता है जो कि नेक्स्ट ईयर के 12 मंथ में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में जो भी 12 महीने आएंगे वहाँ पर वो अपना 25 लाख से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर है आपको? दो बातें याद रखनी है, 180 डेज और सेकंड याद रखना है 25 लाख से ज़्यादा, यानी 25 लाख से ज़्यादा जो होंगे एक्सपोर्ट करेंगे उन्हीं एक्सपोर्टर को ये फर्स्ट स्टैंडर्ड पॉलिसी का सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्पेसिफाई पॉलिसी का, फॉर बायर क्रेडिट क्रेता साख, या हम इसे कह सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का पता है कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, कि लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया कि एक साथ में बहुत ज़्यादा जब हम इम्पोर्टर या बायर को क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं उसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर की जो कह सकते हैं बैंक है वो इम्पोर्टर की बैंक से कह सकती हैं या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से कह सकती हैं कि वो इम्पोर्टर को या बायर को क्रेडिट फैसिलिटी दे। तो यहाँ पे भी ईसीजीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत की अगर बात करें तो भारत में वित्तीय संस्थाओं की रक्षा के लिए या कह सकते हैं फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होता है उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई, यानी कि भारत में जो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए जो फिनेंस फैसिलिटी देने वाले जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोन फैसिलिटी दें, ठीक है, इम्पोर्टर को और एक्सपोर्टर को, तो उनके लिए कह सकते हैं ये स्कीम बनाई गई। क्लियर है? तो वो अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा पाएँ, ठीक है। ज़्यादातर क्रेडिट फैसिलिटी है वो एक्सपोर्टर को दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और फॉरेन करेंसी का अर्निंग हो। बात करते हैं सर्विसेज पॉलिसी, सेवाएं पॉलिसी। सर्विसेज पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि जहाँ पे भारतीय फर्मों को रिप्रेजेंट करने के लिए या इंडियन फर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉरेन पार्टीज़ होती हैं, फॉरेन पार्टीज़ को दी जाने वाली आप कह सकते हैं सर्विसेज यानी सेवाओं का भुगतान की जो जोखिम होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट के लिए, उसकी रिस्क कवर की जाती हैं। थर्ड पॉइंट में आपको एक चीज़ याद रखनी है बस कि ईसीजीसी इंडियन फर्म्स को आप कह सकते हैं उनकी रिस्क कवर करती हैं पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए। जो भी इंडियन फर्म्स होती हैं जो अगर कहीं पेमेंट करती हैं तो उसकी रिस्क को कवर कौन करेगा? ईसीजीसी। बात करते हैं एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, जो कि 1980 में कह सकते हैं इस स्कीम को लाया गया, विनिमय उतार चढ़ाव जोखिम। आप जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में यानी कि विदेशी विनिमय दर में जब उतार चढ़ाव आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, तो उससे सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। क्लियर है आपको? तो ये कह सकते हैं कि ये जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम में जो पेमेंट है वो मोस्टली जो 12 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए मिलता है इसमें सपोर्ट, ठीक है। आपको जो आप कह सकते हैं आपके रिस्क कवर करने का या जो पेमेंट का है, इस स्कीम में जो पेमेंट है वो कहाँ मिले, कब तक मिलेगा? 12 मंथ हो सकता है या उससे ज़्यादा, और मैक्सिमम 15 ईयर यानी 15 वर्षों तक के लिए इसमें होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी की नीड है तो उसमें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ करना है तो उसके लिए, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हो गया, तो उनको आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए ये स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट मानी गई है। क्लियर है आपको? बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गारंटी टू बैंक, यानी कि जो वित्तीय गारंटी है जो बैंकों को दी जाती है कि आप हैं एक्सपोर्टर को सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करने के लिए
ईसीजीसी बैंक को ये गारंटी देती है कि आप एक्सपोर्टर को सपोर्ट कीजिए और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि एक्सपोर्टर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो ईसीजीसी बैंक को पेमेंट करेगा। तो फिनेंशियल गारंटी टू बैंक, थर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं वित्तीय गारंटी, ठीक है, जो बैंकों को मोस्टली दी जाती है। इसमें कौन कौन सी गारंटी आएगा, सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग गारंटी, पैकिंग क्रेडिट गारंटी, जो कि 1960 में आई थी। इसमें जो एक्सपोर्टर है जो प्रोडक्शन करेगा या माल को खरीदेगा, परचेजिंग करेगा या फिर कह सकते हैं पैकिंग करेगा, उससे रिलेटेड उसको जो भी क्रेडिट चाहिएगा तो उसके लिए आप कह सकते हैं ईसीजीसी बैंक को ये गारंटी देगा कि वो एक्सपोर्टर को आसानी से बहुत ईजी से लोन प्रोवाइड करें बिना कोई डर के, क्योंकि यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है, ईसीजीसी। इसका मतलब है कि जो एक्सपोर्टर है और बैंक है उसका मीडिएटर कौन बन गया है, ईसीजीसी। क्लियर है आपको? तो ईसीजीसी यहाँ पे मीडिएटर है किसके बीच का, एक्सपोर्टर और बैंक के बीच का, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, ईसीजीसी दे रहा है बैंक को कि आप एक्सपोर्टर को लोन फैसिलिटी दें, किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, परचेजिंग के लिए और साथ ही साथ पैकिंग के लिए, क्योंकि पैकिंग क्रेडिट गारंटी नाम है इसका। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे रीपेमेंट की जो गारंटी है वो ईसीजीसी के द्वारा दी जाती है और बैंक से ये कहा जाता है कि वो एक्सपोर्टर को लोन दे, साथ ही साथ एडवांस का जो भुगतान है, पेमेंट है, वो भी करे। राइट, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, जो कि 1966 में आई थी ये स्कीम। क्या नाम है इसका, निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी, निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी। ये 1966 में आई थी। इसमें बहुत ही इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोर्टर को बहुत ही सरलता से, बहुत इजी वे से उसको वस्तुओं का निर्यात करने के लिए यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके सपोर्ट के लिए लोन फैसिलिटी चाहिए तो वो बैंक से मिलती हैं और बैंक को गारंटी कौन देता है, ईसीजीसी। क्लियर है आपको? तो एक्सपोर्टर को निर्यात की जाने वाली जो वस्तुओं के उत्पादन संबंधित कार्य, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होते हैं, उससे रिलेटेड जो क्रेडिट चाहिए, जो कह सकते हैं जो लोन चाहिए, उसके सपोर्ट के लिए ये स्कीम बनाई गई। बात करते हैं थर्ड, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, आप कह सकते हैं निर्यात निष्पादन, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, निष्पादन गारंटी। ये 1972 में ये स्कीम आई थी। कब आई, 1972 में। इस स्कीम में ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने बात की एक्सपोर्टर के सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है इस स्कीम में कि जो इम्पोर्टर होता है, जो आयात करता है, वो ये गारंटी चाहता है बैंक से कि बैंक मुझे ये गारंटी दे कि जो मैंने ऑर्डर दिया है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर उसी के अकॉर्डिंग, उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कार्य करके दे, यानी कि जो गुड्स हैं जो बनाएगी वो किसके ऑर्डर पे बनाएगी, इम्पोर्टर के जो ऑर्डर हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टर ये बैंक से ये गारंटी चाहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा और एक्सपोर्टर के बीच में, उसकी अकॉर्डिंग ही मेरा पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए। तो लेकिन बैंक जो है वो इस गारंटी को देने से थोड़ा सा कह सकते हैं हिचकिचाती है, थोड़ा सा उसे डर रहता है। तो उस डर को, उस फियर को ख़त्म करने के लिए, उसको एंड करने के लिए जो ईसीजीसी है वो गारंटी देती है बैंक को कि वो ऐसी फैसिलिटी है वो दें, क्योंकि यहाँ पे गारंटी है वो कौन दे रहा है, ईसीजीसी दे रही है बैंक को कि आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए ये आप गारंटी प्रोवाइड करें इम्पोर्टर को, कि इम्पोर्टर जो है ताकि बेझिझक ऑर्डर दें, ताकि एक्सपोर्टर उस ऑर्डर को बनाए और वो माल का निर्यात करे। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी कौन डिमांड करता है, इम्पोर्टर, आयातकर्ता डिमांड करता है बैंक से। क्लियर है आपको? बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफ़र गारंटी, जो कि 1972 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो आप जानते हैं कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट क्रेडिट, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, प्रलेखीय साख। सिंपल है कि जो एक्सपोर्टर है उस एक्सपोर्टर को एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दीजिए और हम आपको जो पेमेंट है वो आपके देश की बैंक आपको करेगी। आपको याद होगा कॉरस्पॉन्डिंग बैंक होती है और इशूइंग बैंक होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट अगर इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, वो इंडिया का एक्सपोर्टर ये जानना चाहता है कि जो इम्पोर्टर की जो बैंक है, जिसे हम इशूइंग बैंक कहते हैं, उसने जो डॉक्यूमेंट क्रेडिट बनाया है वो सही है या नहीं। इसका चेक करने के लिए ईसीजीसी एक बैंक को हायर करती है कि वो ये चेक करें कि
वो का जो इशूइंग बैंक है उसने सही लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया नहीं बनाया, तो इसके लिए आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र गारंटी जो होती है वो आप कह सकते हैं इस कार्य के लिए भारत की जो बैंक ये काम करेगी उस बैंक को दी जाने वाली गारंटी ट्रांसफ़र गारंटी कहलाएगी। अगर ये ट्रांसफ़र गारंटी आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, जो एक्सपोर्टर है वो समझ लीजिए कि इंडिया का है और जो यूएसए है वो क्या है, इम्पोर्टर है, ठीक है, आयात करता है। तो सिंपल है कि ये जो इंडिया का एक्सपोर्टर है उसे नहीं पता कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ से आया है, लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ से आता है, यूएसए से इम्पोर्टर जारी करता है, इम्पोर्टर ही एप्लीकेशन देता है अपने देश की बैंक को। तो यहाँ पे जो बैंक है जो यूएसए में है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करती है। तो एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया का, उसे नहीं पता है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट सही है या नहीं, इसीलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ईसीजीसी क्या करती है, ये जो ईसीजीसी होगी यहाँ पे इंडिया का जो ईसीजीसी है वो क्या करेगा, अपने देश की यानी इंडिया की बैंक को ये काम देगा कि वो देखें कि यूएसए की बैंक है उसने सही लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया या नहीं। तो इस तरह की जो गारंटी होती है वो ट्रांसफ़र गारंटी मानी गई है। तो ये थर्ड थे जिसका हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो है अदर स्पेशल स्कीम होती है यानी विविध योजना की। देखिए अभी हमने फंक्शन में ये 3 स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लास्ट फोर्थ पार्ट का यानी कि अदर स्पेशल स्कीम की बात कर रहे हैं यानी कि विविध योजनाएं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं अदर स्कीम में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्मॉल एक्सपोर्टर स्कीम यानी कि लघु निर्यातक नीति के लिए। अब देखिए ये लघु निर्यातक नीति का मतलब क्या हो गया, ये सेम आप कह सकते हैं ये सेम पॉलिसी है जो हमने स्टैंडर्ड पॉलिसी में बात की थी, यानी कि सेम इस स्टैंडर्ड पॉलिसी के जैसे ही ये पॉलिसी है, पर इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या है कि इसमें उन एक्सपोर्टर को इंक्लूड किया गया है जो कि नेक्स्ट 12 मंथ में 25 लाख यानी 25 लाख से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि आपने स्टैंडर्ड पॉलिसी में जब बात की थी, यानी स्टैंडर्ड पॉलिसी में हमने क्या देखा था कि वो नेक्स्ट 12 मंथ यानी कि आगे वाले 12 महीने में 25 लाख यानी कि 25 लाख से ज़्यादा वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल एक्सपोर्टर की, यानी कि जो लघु निर्यातक होते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, उनके लिए सबसे मेन जो लाइन है वो ये याद रखनी है कि जो एक्सपोर्टर टर्नओवर रहेगा फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ डज नॉट एग्जिट, कह सकते हैं 25 लाख, ये आपको याद रखना है। 25 लाख से ज़्यादा का एक्सपोर्ट इसमें नहीं किया जाएगा। तो उन निर्यातकों को कौन सी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, स्मॉल एक्सपोर्टर यानी कि लघु निर्यातक के रूप में काउंट होगा और उनको भी स्कीम के तहत फैसिलिटी मिलेगी। आगे बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट पॉलिसी, बाजार विकास नीति। देखिए आप जानते हैं कि नए बाजार, न्यू मार्केट को सर्च करना हो, ठीक है, या इनकी कह सकते हैं इनकी संभावनाओं की खोज करनी हो कि ये मार्केट हो सकता है हमारे लिए, तो उसके लिए एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लार्ज स्केल पे एक्सपेंसेस करने होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करने होते हैं कि नए बाजार, ध्यान रखिएगा, न्यू मार्केट को रिसर्च करने के लिए, किसको, न्यू मार्केट के रिसर्च करने के लिए जो एक्सपोर्टर होता है उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि ईसीजीसी होता है वो मार्केट डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत, यानी मार्केट डेवलपमेंट पॉलिसी जो है उसके तहत उससे होने वाला जो भी आप कह सकते हैं जो भी एक्सपेंडिचर होंगे या जो भी रिस्क होगा या जो भी लॉसेस होंगे, नुकसान होगा, उसके जोखिम के खिलाफ कह सकते हैं आप एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को। यानी कि ये ईसीजीसी है वो बाजार विकास नीति के तहत एक्सपोर्टर को जो भी नुकसान होता है, यानी जो एक्सपोर्टर को लॉसेस होता है, उसकी रिस्क को कवर करता है इस तरह की बाजार पॉलिसी के तहत, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट वर्क एज अ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। देखिए ये जो आप कह सकते हैं ईसीजीसी है, ये बैंक और एक्सपोर्टर के बीच का उत्प्रेरक है, यानी सपोर्टर है। किसके बीच का, एक्सपोर्टर और बैंक के बीच में ये जो काम करेगा वो करेगा ईसीजीसी, ठीक है। तो एक्सपोर्टर और बैंक के बीच का कौन है सपोर्टर, ये ईसीजीसी, इसीलिए इसका वर्क जो है वो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में काम करता है।
ध्यान रखिएगा, ये एक्सपोर्टर के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं फील्ड के लिए यानी कि निर्यातक के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी ईसीजीसी के द्वारा किया जाता है। उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना, उनके लिए इंश्योरेंस करना, ये सभी कार्य ईसीजीसी करता है। ठीक है, ये बैंक को ये गारंटी प्रोवाइड करता है, बैंक को ये कह सकते हैं गारंटी देता है कि आप जो है वो एक्सपोर्टर को सपोर्ट कीजिए, निर्यातक को सपोर्ट कीजिए, और इसकी गारंटी एक्सपोर्टर की कौन लेता है? ईसीजीसी लेता है। तो इस तरह से ये आप देखते हैं बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं वो ईसीजीसी के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि एक्सपोर्टर जो है वो ट्रेंड हो पाए, अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए। इट परफॉर्म ऑल फंक्शन असेंस टू इट, यानी सौंपे गए सभी कार्यों को करना। सिंपल है कि यहाँ के जो ईसीजीसी है वो परफॉर्मेंस है वो ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच द गवर्नमेंट डायरेक्ट इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड गारंटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल है कि ईसीजीसी जो है वो सभी गतिविधियों को या कह सकते हैं सभी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्मेंस करता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट के सपोर्ट के लिए जो क्रेडिट हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया, उसके सेक्टर के लिए जो डायरेक्शन मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ईसीजीसी बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है। यानी समय समय पर जो भी कार्य जो सौंपे जाते हैं किसके द्वारा मिलते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्य मिलते हैं ईसीजीसी को, कौन कौन से कार्य हो गए, जैसे एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, एक्सपोर्टर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, गारंटी जो है वो समय समय पर देना। तो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ये डायरेक्शन मिलता है कि आप एक्सपोर्टर को सपोर्ट कीजिए। तो जो ईसीजीसी होता है वो इस कार्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया। या फिर आप कह सकते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी देता है एक्सपोर्टर को, अगर नीड है उसको अपने प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, या अदर रिक्वायरमेंट है उसे फॉरेन करेंसी की, तो भी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके साथ में कुछ ऐसे भी एक्सपोर्टर के लिए प्रोग्राम वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता है, जिसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि एक्सपोर्टर अपना जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से कर पाए। यानी कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट मिलता है एक तरह से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनको कैसा मार्केट चाहिए, कैसे उनको प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना है। तो वो सारा नॉलेज है वो ईसीजीसी देता है किसको? एक्सपोर्टर को। क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे कुछ ईसीजीसी के, जिसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी की थी। फर्स्ट था स्टैंडर्ड पॉलिसी, सेकंड था स्पेसिफाई पॉलिसी, थर्ड था फाइनेंशियल गारंटी, और फोर्थ था अदर स्पेशल स्कीम। ठीक है, तो अदर स्पेशल स्कीम की जो बातें हैं वो मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी से मिलती हुई हैं। राइट, ओके, थैंक यू।